स्क्रीन विजिबल है जी सभी को? यस सर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एल्काइन के बारे में स्टार्ट किया था, तो उसके मैंने आपको जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए थे। ठीक है, और उसकी मैंने आपको आज जो है वो एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी थी, और उसके बाद फिर हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमारा अभी का टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। देखो, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि जो एल्काइन है उसमें जो प्रोटॉन होता है वो एसिडिक होता है। वो हमें कैसे उसका प्रूफ मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, जो एल्काइन में प्रोटॉन जुड़ा हुआ है वो sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, मैक्सिमम है। अब देखो, जब मैं किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाता था, है ना, तो मेरे को क्या देखने को मिलता था? एक तो वहां पर सॉल्ट बनता था और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी। ठीक है, जब भी मैं किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करता हूं तो वहां पे एक सॉल्ट बनता है, अलोंग विद क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे आपको ये चीज भी पता होगी ना, जैसे जिंक एक एक्टिव मेटल है, और जिंक का रिएक्शन में अगर किसी एसिड के साथ करवाता हूं तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है जो एक सॉल्ट है, और साथ में क्या निकलती है, यहाँ पर H2 गैस निकलती है। इन द सिमिलर वे, अगर मैं एल्काइन का रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, सोडियम मेटल के साथ करता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भी एक सॉल्ट बनता है, H यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, तो ये बन जाएगा C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड CH, और Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस बाहर लिबरेट हो जाएगी। तो यहाँ से ये इसका प्रूफ है सोडियम, इसका एल्काइन का एसिडिक नेचर का। जब मैंने एल्काइन का रिएक्शन एक मेटल के साथ करवाया, एक्टिव मेटल के साथ करवाया, तो एल्काइन जो है वो सॉल्ट में चेंज हो गई अलोंग विद हाइड्रोजन गैस लिबरेशन। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि जो एल्काइन में प्रोटॉन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब मान लिया कि कल को आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लें, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको एक एल्कीन वो दे दे और एक एल्काइन दे दे और एक एल्केन दे दे सिमिलर कार्बन का, और आपसे उसमें क्या पूछ ले, वो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले। ठीक है, ध्यान रखना कि जो परसेंटेज एस होता है, परसेंटेज एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इन तीनों में कंपैरिजन करवाऊं तो एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एल्काइन में जो कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर sp2 है और यहाँ पर sp3 है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज s आता है दैट कम्स आउट टू बी 50%, और यहाँ पर आता है आपके पास 33.33%, और यहाँ पे आता है आपके पास 25%। ठीक है, तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। हेंस जो एल्काइन में प्रोटॉन होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट इसमें इसकी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इसकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूंगा इसके, इथाइन के। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया कि मैंने ये 3 मॉलिक्यूल इस तरीके से लिए, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे कर दो और 6 यहाँ पे कर दो। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर क्या है, जब मैं इसकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाता हूँ रेड हॉट आयरन ट्यूब में, रेड हॉट आयरन ट्यूब का मतलब
जैसे लोहे की भट्टी होती है ना, उस तरीके से, जैसे जिसमें आप ब्रिक्स बनाते हैं, उसी तरीके से हो गई रेड हॉट आयरन ट्यूब, जिसमें मैंने इतना टेम्परेचर मेंटेन किया, बस वो लोहे की बनी होगी, है ना। तो अब देखो कि जैसे ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से माइग्रेट हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से माइग्रेट हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कार्बन कार्बन भी रख दूं, तो यहाँ से देखो मैंने काउंटिंग स्टार्ट की थी, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 6 आ गया। ठीक है जी। अब मैंने एक चीज देखी कि जो आपके पास नया बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ पे बना है, 2 और 3 के बीच में नया बॉन्ड बना है। ठीक है, और 4 और 5 के बीच में नया बॉन्ड बना है, और 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बना है। ठीक है, बाकी जगह पहले से क्या था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर चले गए तो पहले और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी रहा। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे चौथे कार्बन में भी डबल बॉन्ड रहा, उसी तरीके से पांचवें छठे कार्बन में भी डबल बॉन्ड रहा। तो अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन हो गई, इसकी फॉर्मेशन हो गई जी, बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। तो ध्यान रखना, एल्काइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा के, एल्काइन में भी पर्टिकुलरली इथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा के क्या बन जाता है आपके पास, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है आपको ये बात? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें इतना ही है जो एल्काइन वाला पोर्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। अब देखो, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम है एरीन्स, ARENES, एरीन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन के नाम से भी जानते हैं। और जो बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन क्या है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये बात क्लियर है? बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम इसमें देखो, बेंजीन के बारे में जितने भी इसके नेमिंग रिएक्शन होते हैं या इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम सारा कुछ जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो, अब देखो उसको लिखने के तरीके। पहली बात, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जी बेंजीन का, C6H6। आपको ऑलरेडी ये सब कुछ पता है, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो बेंजीन को दिखाने के बहुत सारे मेथड हैं। कई कई जगह आपने देखा होगा कि बेंजीन को ऐसे दिखाते हैं, कई जगह बेंजीन को ऐसे भी दिखाया होता है, और मैक्सिमम केसेस में आपने देखा होगा कि बेंजीन को इस तरीके से दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में, ये फिक्स नहीं है, ये लोकेलाइज्ड नहीं है, ये डीलोकेलाइज्ड है, और ये पूरे बेंजीन रिंग में सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल लगाया है, सर्कल का मतलब क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थ्रू आउट द बेंजीन रिंग क्या कर रही है, घूम रही है, सर्कुलेट कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि बेंजीन में जो हर कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को? Yes, sir. अब यहां पर देखो, आपको अल्टीमेटली अगर आप कोई भी कार्बन बेंजीन में देखोगे तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ी होगी। ठीक है, अब मान लिया कि मैं बेंजीन में किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करता हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको बोलता हूं मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव।
ठीक है, उसको क्या बोलता हूं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने क्या किया कि इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा दिया और उसको किससे रिप्लेस कर दिया, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन क्या है, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? अब देखो इसके विद रिस्पेक्ट में मैं नंबरिंग कैसे करता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मान लिया कि मैं कोई दो ग्रुप 1 2 पोजीशन पे लगा दूं। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। तो 1 2 पोजीशन क्या होती है, 1 2 पोजीशंस आर ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इन द सिमिलर वे अगर 1 2 पोजीशन ऑर्थो हैं तो ये कौन सी पोजीशंस बनाई मैंने, अब ये 1 3 बना दी तो 1 2 3, 1 3 पोजीशंस क्या होती हैं आपस में, 1 3 पोजीशंस आर मेटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एंड 1 4 पोजीशंस आर पैरा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये बेसिक सी बातें हैं, बट आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, 1 4 क्या हो जाती हैं, पैरा हो जाती हैं एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, अब जैसे मान लिया कि मैं कई बार इस तरीके से लिख रहा हूं, तो इसका क्या नाम है जी, इसका नाम क्या है जी, बताएंगे? मेटा 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 मिथाइल बेंजीन। इसको टॉलिन भी तो बोल सकते हैं शायद। देखो मैम, मैंने आपको एक चीज बताई कि मेटा, ऑर्थो और जो पैरा वर्ड का यूज करता हूं वो किसी के विद रिस्पेक्ट में करता हूं। अब यहां पर देखो जैसे बेंजीन में ये 6 कार्बन है, एक यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर कार्बन 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 एंड अगेन कार्बन। अब मैं क्या करता हूं, कहीं पर भी कुछ भी लगा देता हूं, कोई भी ग्रुप लगा देता हूं, मान लिया कि मैंने OH इधर लगा दिया, तब भी वो फिनोल ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, मैं नंबरिंग वहां से कर दूंगा। अगर मैं यहां पर OH लगा रहा हूं तब भी वो फिनोल है, आप जहां मर्जी OH लगा दोगे वो फिनोल ही रहेगा। सो इसीलिए ये मेटा नहीं है। मेटा ये तब होती है अगर यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगाया होता। ओके मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप लगाया ही नहीं है तो ये मेटा नहीं है, ये ओनली क्या है, मिथाइल बेंजीन है, जिसको मैं टाउलिन बोलूँ। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल बेंजीन या टाउलिन। ठीक है, अगर मान लिया कि अब मैं यहाँ पे CH3 लगाता तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसको बोल सकता था मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, या और क्या बोल सकता हूं मेटा को, 1 3, उसको बोल सकता था 1 3 डायमिथाइल बेंजीन, और 1 3 की जगह मेटा भी लिख सकता हूं। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? यस सर। सर इसको 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन या ऐसे भी तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जैसे 3 मिथाइल टॉलिन? नहीं 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 नहीं, वे दूसरे के साथ पार्शियलिटी क्यों कर रही है, क्योंकि दोनों ही तो सेम है। यहाँ पर थोड़ी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है। हाँ, अगर OH लगा होता तब आप इस तरीके से बोल सकते थे 3 मिथाइल फिनोल। ओके सर। अगर OH लगाया होता ना इस CH3 की जगह तब मैं ऐसे बोल सकता था, और अगर ग्रुप सेम है तब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एक को प्रायोरिटी दी और दूसरे को उस तरीके से बोल दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसमें फिर एरोमेटिसिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एरोमेटिसिटी, और यहां से ही क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो मैं टाइम ना वेस्ट करता हूं, आपको जल्दी से एरोमेटिसिटी के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो आपने इतना तो सुना है कि जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखो किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की आवश्यकता होती है। फर्स्ट कंडीशन इज द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है,
वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से एक चीज और क्लियर होती है कि कोई भी ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता है, कोई भी ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता है। फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इट मस्ट बी साइक्लिक। दूसरी कंडीशन वो क्या होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब कि उसमें हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। थर्ड कंडीशन इज उसमें क्या हो, कंप्लीट कंजुगेशन हो। कंप्लीट कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब हुआ अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक कंपाउंड बना रहा हूं। अब देखो ये बेंजीन है, बेंजीन में ये 6 कार्बन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंजुगेशन को मैं यहाँ पर कैसे देखूंगा, मान लिया कि मैं यहाँ पर नंबरिंग भी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कंजुगेशन मींस देखो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया, फिर सेकंड और थर्ड में डबल आया, सिंगल डबल देन अगेन सिंगल। दिस इज कंप्लीट कंजुगेशन। मतलब सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट हुआ और सिंगल बॉन्ड पे ही आके खत्म हुआ, पूरे रिंग में घूम के। कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड्स। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब देखो अगर उसने इन 3 कंडीशनों में से वो कहीं पे भी लैग कर गया, ठीक है, अगर वो इन 3 कंडीशनों में से कहीं पर भी लैग कर गया तब वो नॉन एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर उसने ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए तब वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। अब वो एरोमेटिक कब होगा, जब वो हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा हक्कल्स रूल को। हक्कल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, एन वैल्यू यहां पर 0 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर एन वैल्यू यहां पर 0 पुट करूंगा तो 4 × 0 + 2 कितना बन गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 पुट करूंगा तो बन जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पुट करूंगा देन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन सो ऑन। ठीक है, तो अगर इसको आपको कंक्लूड करूं तो किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन वो साइक्लिक हो, वो प्लेनर हो और उसमें कंप्लीट कंजुगेशन हो। आफ्टर दैट अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो वो कंपाउंड कैसा होगा जी, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। अब देखो बेंजीन क्यों एरोमेटिक होता है। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में, बताओ? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन को साइक्लिक कंपाउंड भी है, बेंजीन में हर कार्बन sp2 भी है, बेंजीन में कंप्लीट कंजुगेशन भी मैंने आपको दिखा दी और बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, मतलब बेंजीन जो है वो हक्कल्स रूल को भी फॉलो करता है, इसलिए बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? अच्छा। अब अगर वो ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करके उसमें क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर n वैल्यू 1 से चलती है, मतलब 4 का टेबल। 4 का टेबल क्या आएगा, 4 उसके बाद क्या आता है 8, 8 के बाद क्या आता है 12। मतलब अगर कोई कंपाउंड इन 3 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, आफ्टर दैट उसमें अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ये कंडीशंस, कोई भी कंडीशन फेल हो गई, तब वो नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है बात? देखो, जो कंप्लीट कंजुगेशन में मैंने आपको मेथड बताया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन अगेन सिंगल बॉन्ड, ये भी कंजुगेशन है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये भी कंजुगेशन है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, ये भी कंजुगेशन है। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल करवाता हूं, अगर किसी भी बात में डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछो। सर एंटी एरोमेटिक का बता दो थोड़ा सा कि देखो, एंटी एरोमेटिक फॉर, अगर एक एग्जांपल दे देता हूं आपको जी एंटी why it एरोमेटिक is का। called as anti aromatic, that means the other one is called as aromatic and it is called as anti aromatic, so what is the difference between the two? वही डिफरेंस बता रहा हूं ना, कि एक हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, एक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो एंटी एरोमेटिक होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, और जो एरोमेटिक होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको इसमें एंटी एरोमेटिक में बताता हूं। जैसे देखो यहां पर ये एक एग्जांपल है, ठीक है जी। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन, इसका क्या नाम है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन, ठीक है जी। अब देखो, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई कि क्या ये साइक्लिक है, आंसर इज यस, ये साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई कि प्लेनर है, आंसर इज यस, प्लेनर है। आप कोई भी कार्बन चेक करके देख लो, आपको पता है कि जो कार्बोकेटायन वाला कार्बन होता है वो भी क्या होता है? sp2 होता है। आप इसमें कोई भी कार्बन चेक करके देख सकते हैं, sp2 है। अब बात रही कंप्लीट कंजुगेशन की, तो आप इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी चेक कर सकते हो। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जी इसमें? 4. इट कंटेन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने कौन सी कंडीशन में लिखे हैं? मतलब एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन है कि वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, ठीक है। मतलब उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तब वो एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें देखा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल में, इसमें 2 पाई बॉन्ड थे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिमिलरली यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मतलब इसने इस क्राइटेरिया को पूरा सेटिस्फाई किया, तो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो, फर्स्ट 3 कंडीशन तो चाहे वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, दोनों को फॉलो करनी पड़ेगी। और जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग वो है पैरामीटर इनमें, एक है कि एरोमेटिक होने के लिए उसको हक्कल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। मतलब कि अगर वो ऊपर वाले 3 पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहा है, आफ्टर दैट उसमें 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब वो एरोमेटिक है। अगर वो ऊपर वाले 3 पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रहा है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 के मल्टीपल में है, 4, 8, 12, 16, तब वो एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ठीक है सर, समझ आ गया जी। अब कुछ और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मेरे को सभी ने बताना है कि वो एरोमेटिक है कंपाउंड की एंटी एरोमेटिक। नाम है इसका साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। बताओ जी कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन। इन दोनों का बताओ। फर्स्ट वन इज एरोमेटिक बिल्कुल सही बात है जी, फर्स्ट इज एरोमेटिक। एंड द सेकंड वन ऊपर नेगेटिव चार्ज है सर, जी, नेगेटिव चार्ज है।
उससे दूसरा भी एरोमेटिक है? मैम देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये कंजुगेशन का बट पार्ट अगर, हाँ, ये अगर कंजुगेशन का पार्ट है ना ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर रिंग में इन्वॉल्व होंगे। हाँ जी, कंजुगेशन मीन्स कि ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और 2 ये पाई सर। इलेक्ट्रॉन, देखो डबल, मैंने आपको कंडीशन बताई ना कंजुगेशन में, हम्म, सिंगल, डबल और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सिंगल, डबल और पॉजिटिव चार्ज, या सिंगल, डबल और सिंगल। तो यहां पर देखेंगे तो देखो सिंगल, डबल, सिंगल, फिर नेगेटिव चार्ज। तो मतलब ये कंजुगेशन में है। ध्यान रखना कि जो कार्बे एनायन होता है, कार्बे एनायन की हाइब्रिडाइजेशन वैसे मैंने आपको sp3 बताई है, अगर वो लोकेलाइज्ड है। अगर कार्बे एनायन डीलोकेलाइज्ड है, मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, तो वो sp2 होता है। ठीक है जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बे एनायन लोकेलाइज्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड कार्बे एनायन delocalized is sp2 hybridized. This carbon ion is not fixed. This is in conjugation with this cyclopropynyl ring. Hence these 2 pi electrons are involved in the ring, so there are total 4 electrons. Hence cyclopropynyl anion is anti-aromatic because it contains 4 pi electrons. So this is anti-aromatic. क्या आपको ये बात समझ में आई जी? यस सर। कुछ और एग्जांपल भी आपको देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। देखो आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। अगर नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में आ रहा है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर दो बस। ठीक है बात? बताओ जी, शाबाश। जो 3 एग्जांपल दिए और भी दे रहा हूं। फर्स्ट वन इज एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट वन इज एंटी एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मैम फर्स्ट में? फर्स्ट में 2 2 6 4 5 6। नो दिस इज 6। 6 मैंने देखो एरोमेटिक में यहाँ पे ओके, 6 पाई। तो दिस इज एरोमेटिक। दिस इज फर्स्ट कंपाउंड इज एरोमेटिक। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये एंटी एरोमेटिक होता, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था ये एग्जांपल, ये वाला, क्योंकि इसमें फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए ना। यस सर। जी, नेक्स्ट ओनली 2। इसमें चल Sir, second anti-aromatic. सेकंड एरोमेटिक। सब गलतियां कर रहे हैं, सब सर गलतियां। नॉन एरोमेटिक, सेकंड वन इज नॉन एरोमेटिक यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज देयर इज नॉन एरोमेटिक। अब मैंने देखो, आपने सबने ये तो देख लिया, पर ये नहीं देखा कि इसने अंदर से डबल बॉन्ड उठा दिए। अब ये कार्बन देख लो, ये कार्बन देख लो, ये कार्बन देख लो, ये कार्बन देख लो, ये सारे sp3 हैं। समझ गए जी? 2 हाइड्रोजन लगे हैं, डबल बॉन्ड उड़ा दिए मैंने अंदर से। नेक्स्ट बताओ, बहुत आसान है नेक्स्ट भी।
नेक्स्ट वन इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, बिल्कुल सही Because बात है जी, अगला भी नॉन no एरोमेटिक। ring कंप्लीट नहीं कर क्यों? रहे। चाहे आप इस कार्बन को देख लो, इसको देख लो, sp3 है, Open. ये कार्बन भी sp3 है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। और लास्ट जो है हमारे पास, अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, दिस इज साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। दिस इज, बताओ। This is aromatic. दिस इज एरोमेटिक जी, बिल्कुल सही बात है, 100% एरोमेटिक। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस दिस इज एरोमेटिक। इसको बताओ जी। दिस इज नेप्थालीन। नेप्थालीन बॉल्स आपने घर में देखी होंगी, तो फिनाइल की बॉल्स होती हैं व्हाइट कलर की, उसको बोलता हूं मैं नेप्थालीन बॉल्स। ये उसका स्ट्रक्चर है नेप्थालीन का। तो बताएंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं। Sir, aromatic. दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है। दिस कंपाउंड इज aromatic. It satisfies all the criteria and it contains 10 pi electrons. क्या आपको ये बात समझ में आई है? Yes, sir. एक और एग्जांपल करेंगे। This compound is anthracene. This is aromatic. Aromatic. This compound is also aromatic, है ना? It contains 14 pi electrons. 14 pi electrons. तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ। कल मैं आपको वैसे टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है? आपको जब भी टाइम लगे मंडे तक आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है जी बात। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, 15 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, आप उसको सॉल्व कर लेना मंडे तक, कभी भी जब भी आपको टाइम लगेगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? क्लियर है ये बात? So that's all for today. Thank you.